हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया था, तो अभी हम जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया शुरू करेंगे, जो कि डीपीएसपी होगा। इसके साथ ही जो हमारा मेजर चंक ऑफ पोर्शन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो खत्म हो जाएगा। और हमने हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो हम जो हाई कोर्ट के क्वेश्चंस है और डीपीएसपी के क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, क्लब कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ डीपीएसपीज। सो सी, डीपीएसपीज का जो इम्पोर्टेंस है, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस होगी। प्लस इसका जो एक और एडवांटेज है आपके पास कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो इससे जो है आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और इससे क्या हो जाएगा, आपके जो मार्क्स हैं वो गेन हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डीपीएसपी। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है पार्ट 4 में आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये जो होते हैं, ये सारे आर्टिकल्स क्या करते हैं, डीपीएसपी से डील करते हैं। साथ ही इसको बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वो उससे रिजेंबल करते हैं। ओके, एंड फिर इसके फीचर्स क्या हैं मेनली, तो भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि दीज आर द नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक ऐसा नहीं होता है जो कि एक स्टेट अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ होना चाहिए, तो दैट इज आपके नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे, वो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, ये आपको पता ही है, और उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत अच्छी बातें भी बोली थी। तो इन्होंने डीपीएसपी को देख के बोला था कि दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था मेनली डीपीएसपी का, सो सर बीएन राव थे, वो क्या थे, एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो उन्होंने बोला कि कुछ हमारे ऐसे राइट्स होने चाहिए जो कि जस्टिसिएबल होने चाहिए, और दूसरे क्या हो, नॉन जस्टिसिएबल हो। ठीक है, तो इनका जो एडवाइस था ये भीमराव अम्बेडकर ने माना, या फिर हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने माना, और उन्होंने क्या किया, जो हमारे राइट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पार्ट था जो कि जस्टिसिएबल है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा रहा आपका डीपीएसपीज। ओके, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि क्या ये भी जो है हमारे राइट्स हैं? यस, दीज आर आवर राइट्स, जो कि हमें एक तरीके से डीपीएसपी में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा अगर इस राइट्स को हमें नहीं दिया जाता है, या फिर इसका कोई वायलेशन होता है, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव कर सकते हैं। तो इसका जो भी सब्सिक्वेंट केसेस आए थे, वो हम जो है जब अपने फीचर्स कर लेंगे तो हम देखेंगे। ओके, 4-5 केसेस थे जिसका हम सब कुछ देखेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर इसका बेसिक मतलब क्या है? सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी दीज आर डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी ये जो है डायरेक्टिव दिए गए हैं स्टेट को, जब भी वो कोई भी पॉलिसी बनाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, या फिर कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बना रही है, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो डायरेक्टिव्स हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जिस तरीके से हमें डायरेक्शन दिया गया है हम उस तरफ मूव कर रहे हैं कि नहीं। और डायरेक्शन क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, सो इंस्ट्रक्शन है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, यानी स्टेट की जो मशीनरी बॉडी है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये उनको डायरेक्शन देते हैं। साथ ही साथ ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक प्लस सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। सी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी अगर ये स्टैब्लिश करते हैं तो पॉलिटिकल क्यों नहीं करते हैं? तो सी, इनका जो मेन फोर्स है ना, वो पॉलिटिकल है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है, यानी जिसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, दैट इज पॉलिटिकल। लेकिन किसके लिए हो रहा है? ताकि हमारे जो कंट्री में है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। ओके, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वहीं पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब इसके अलावा जो है
हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा है आपका दूसरा है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लेकिन इसका जो कैटेगराइजेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया जाता है। ये जस्ट बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसलिए स्कॉलर्स ने क्या कर दिया है, इनको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो हमारे 2 अप्रोचेस हो सकते हैं, या तो हम सोशलिस्टिक और मतलब कैटेगराइजेशन के थ्रू जाएं या फिर हम आर्टिकल वाइज जाएं। तो व्हाट वी विल डू कि हम जो है कैटेगराइजेशन वाइज जाएंगे, जिसमें हम आर्टिकल्स को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की जो वैल्यू होती है वो मेनली जो हमारे स्टेट को दिखाती है कि ये हमारा स्टेट क्या है, सोशल है। इट हैज बीन मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इसीलिए जब सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क देते हैं, इसलिए ये जो वर्ड ऐड किया गया था इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ये जो है हमारे कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 38 ये बेसिकली बात करता है प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ सोशल, प्रमोटिंग वेलफेयर किस तरीके से, तीनों तरीके से, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। ठीक है, साथ ही साथ ये बात करता है कि जो हमारे इनकम में या फिर हमारे स्टेटस में या फिर जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसमें क्या करना है, हमें इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, यानी उसको कम करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि हाँ इक्वल ही दे रहे हैं, बट यस कोई भी इनइक्वालिटी अगर हो रही है तो उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। तो दिस इज आर्टिकल 38। फिर आता है आपका आर्टिकल 39। तो इस आर्टिकल 39 में मेनली 6 राइट्स हैं, या फिर 6 डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट को, जो कि उन्हें फॉलो करना है। तो बेसिकली क्या है, टू सिक्योर, पहला है लाइवलीहुड, सेकंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, फिर थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा 1% पीपुल है ऑन द अपर लेवल, उन्होंने मोर देन 90% क्या किया है, वेल्थ को कैप्चर करके रखा है। तो इन्हीं सारे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को क्या करना है, नहीं कंसंट्रेट नहीं होने देना है। इस चीज को लेकर हमारे डायरेक्टिव्स, मतलब हमें हमारे स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। फिर है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पर एक चीज है कि जो मेन एंड विमेन है मेनली, अगर वो काम कर रहे हैं, मतलब सेम ही उनका ओहदा है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो बहुत जगह ऐसे क्या होता है कि सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, सेम ही काम करते हैं, बट फिर भी विमेन को क्या मिलता है, कम सैलरी मिलती है फ्रॉम हर काउंटर पार्ट जो कि मेल होता है। तो ये हमारे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना काम है उतना पैसा भी मिलना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, हायर एंड फायर वाला सिस्टम चल रहा है, तो उस सिस्टम में ये बोला गया था कि जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है उनको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। ऐसा ना हो कि भाई वो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी का जो कंडीशन है उसके हिसाब से, तो उनको क्या करना है, उनके स्ट्रेंथ को सही से रखना है और चिल्ड्रन को भी संभाल के रखना है। तो दैट इज योर 39 का 5th। फिर है आपका अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन या प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड वर्कर्स ऑफ चिल्ड्रन, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 39 मेंशन करना है। साथ ही साथ इसका जो फर्स्ट प्रोविजन है यानी लाइवलीहुड का, और इसका जो 6th प्रोविजन है यानी अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, इसमें ये ऐड किए गए थे। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी आर्टिकल 39 में ही 2 प्रोविजन ऐसे हैं जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। फिर है आपका आर्टिकल 39A, ये भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इक्वल जस्टिस प्लस लीगल एड टू द पुअर। तो आप ये चीज
ऑब्जर्व किए होंगे कि जब कोई भी क्राइम होता है तो वहां पर एक सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई जो होता है किसी लॉयर को क्या करता है, नहीं हायर कर पाता है या फिर वो अपना केस नहीं वो कर पाता है, तो गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड कराती है ताकि वो जो है उसके केस को लड़े। तो ये हमारे डायरेक्टिव्स में ही आते हैं, इसके थ्रू जो है उनको ये प्रोविजन दी गई है कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए और पुअर को क्या होना चाहिए, लीगल एड मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 41, ये बेसिकली बात करता है कि जो राइट टू वर्क है या एजुकेशन है या फिर पब्लिक असिस्टेंस है इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या फिर डिसेबलमेंट, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं ओल्ड एज को लेके जो पेंशन देते हैं या फिर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको जो पेंशन देते हैं, या फिर अगर कोई सिक हो जाता है, जैसे आपका प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना जो चल रहा है, तो ये बेसिकली कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, मेनली उनको ऐसी जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड करानी है। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखोगे तो उसमें एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारे डायरेक्टिव्स प्ले करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा आर्टिकल है, लेट्स सी। सो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 42। ये बात करता है कि देयर शुड बी जस्ट, यानी जस्टिस वाला जस्ट, एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब हमारे जहाँ भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर ऐसा ना हो कि जो बेसिक नेसेसिटीज हो वही ना हो, जैसे कि हमारा टॉयलेट ना हो, पानी के पीने के लिए पानी ना हो, या फिर कोई ऐसी कंडीशन ही ना हो जहाँ पे वो सरवाइव ही ना कर पाए। तो मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पर वो अच्छे से सरवाइव भी कर पाए और एक ह्यूमन कंडीशन भी हो, मतलब उनको जानवरों की तरह नहीं रखना है, ठीक है। और इसी में बात की गई है मैटरनिटी रिलीफ की, यानी अगर कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है तो उसको क्या हो, मैटरनिटी रिलीफ मिले कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें वो क्या कर सके, अपने बच्चे का भी और अपने भी हेल्थ का ध्यान रख सके। और ये जो मैटरनिटी रिलीफ होगी ये विदाउट पे नहीं होगी, मतलब विद पे होगी। ओके, सो अभी अभी जो रिसेंट हमारा न्यूज में आया था कि जो मैटरनिटी रिलीफ है उसको 12 वीक्स से बढ़ाकर 26 वीक्स कर दिया गया है, तो वो जो है हमारे इस डायरेक्टिव्स को एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो दैट यू हैव टू सी, दैट इज आर्टिकल 42। फिर है आर्टिकल 43। इसमें लिविंग वेज की बात करते हैं कि देयर शुड बी, मतलब उनको इतना प्रोवाइड करो, कम से कम उनका वेज इतना रखो कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जी सके, ठीक है। साथ ही साथ जो उनका सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन है वो क्या कर सके, वो बढ़ सके, मतलब अपने उनको सोसाइटी को या फिर अपने कल्चर को उनको ना छोड़ना पड़े, एक डिसेंट वेज मिलना चाहिए। इसीलिए जो है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एक मिनिमम वेज की बात की गई है। जब भी हमारे लेबर्स को या फिर किसी को भी अगर आप वेज देने जाते हो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो मेनली आर्टिकल 43 को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, फिर है आपका आर्टिकल 43A। दिस वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो ये मेनली क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो पहले क्या प्रोविजन था, पहले ऐसा होता था कि जब भी इंडस्ट्रीज कोई भी डिसीजन ले रही हैं, ठीक है, उसमें वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको दरकिनार कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको कोई बोनस अलाउंस नहीं है, या फिर वो अगर कोई भी नया लॉ लेके आ रही है, कोई भी नया रेगुलेशन ले आ रही है, तो उसमें वर्कर्स का जो कंसर्न था उनको वो लोग क्या करते थे, नहीं लेते थे। तो इसलिए ये प्रोविजन ऐड किया गया था ताकि जो है एक तरीके से अगर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना पड़े कि नहीं, देयर शुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जब भी इंडस्ट्रीज का कोई भी मैनेजमेंट होगा, तो इसके लिए इन्होंने ये आर्टिकल 43A ले आए थे। ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 43A को इंसर्ट किया गया था और ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का पार्ट है। फिर है आपका लास्ट आर्टिकल 47। इसमें बोलता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करना है, क्यों, ताकि पब्लिक हेल्थ जो हो सके वो मेंटेन हो सके। हमारे स्कूल्स में या फिर जो आंगनवाड़ीज हैं वहां पर क्या किया जाता है, बच्चों को विटामिन की गोलियां दी जाती हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मिशन इंद्रधनुष हुआ, ठीक है, तो उसमें इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, या हमारा जो मिड डे मील स्कीम है, या फिर
बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग बच्चे हैं या फिर जो हमारा मतलब पब्लिक है उनको क्या करती है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि उनका जो न्यूट्रिशन का लेवल हो सके वो इंक्रीज किया जा सके। तो मेनली जो पब्लिक हेल्थ है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, कोई भी इकोनॉमी है वो कब रन करेगी? जब लोग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लोग जो है सिक रहेंगे यानी बीमार रहेंगे तो फिर उनका जो काम करने की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो जो आउटपुट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं। तो जब आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो क्या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर पाएगी? नहीं, वो नहीं ग्रो पाएगी। इसीलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर हर तरीके से कुछ ऐसे प्रोविजंस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाले थे जो कि वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल पाए थे। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिलेट आर्टिकल 47। ओके, तो यहाँ से हमारे जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या थे? इंटरनेशनल मूवमेंट के दौरान कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे या कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए या फिर जो है हमारा स्टेट हो वो उस डायरेक्शन में क्या करे, प्रोग्रेस करे। तो उनके सारे प्रिंसिपल्स को या उनके ऑब्जेक्टिव्स को फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं इंक्लूड किया मतलब कर पाए, लेकिन फिर इन लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में उनके कुछ प्रिंसिपल्स को क्या किया, डायरेक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी पाए जाते हैं और डीपीएसपीज में भी जो गांधी जी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पाए जाते हैं। तो मेनली इसमें 6 जो है आपके आर्टिकल्स हैं और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में 8 आर्टिकल्स थे। सो वी विल सी वन बाय वन। आर्टिकल 40, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करते हैं। तो मेनली गांधी जी का क्या आइडिया था कि जो भी हमारा एक तरीके से स्टेट का मशीनरी चले वो मेनली क्या हो, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो। यानी डिसेंट्रलाइज्ड लेवल का मतलब है, इनका मतलब है जो पावर है वो सेंट्रल लेवल पे ना हो, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट होके ना रह जाए, बल्कि जो विलेज पंचायत है या फिर जो छोटे छोटे ऐसे एरियाज है वहां पे उनकी पावर्स को दिया जाए ताकि क्या हो, एक अच्छे तरीके से कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि अगर ऊपर लेवल तक रहेगा तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि अगर अपर लेवल से कानून बनेगा तो इंडियन सोसाइटी ऐसी है या फिर बहुत सारे ऑलमोस्ट हर सोसाइटी ऐसी होती है कि करप्शन जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर वो ऊपर से आएगा तो फिर क्या होगा, नीचे पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं बचेगा या बहुत कम बचेगा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। सो मेनली इसका क्या पर्पस था, गांधी जी जो थे वो हैवी मशीनरी, ठीक है, या फिर मैकेनाइजेशन के एक तरीके से खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मैकेनाइजेशन है वो एक तरीके से प्रोडक्शन तो बहुत करती है लेकिन जो अपलिफ्टमेंट होता है लेबर का वो नहीं कर पाती है। मतलब जो लेबर फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाएगा या फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी या फिर उनको जो है उनका हक नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करने चाहिए रूरल एरियाज में, जिसमें मैकेनाइजेशन से ज्यादा क्या हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर है आपका आर्टिकल 43, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो बात है वो आपका आर्टिकल 43 में बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारा बैंकिंग का कैपेसिटी है वो एक तरीके से लेंडिंग करने में या फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो होता है वो सबको नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक तरीके का क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बना के वो स्टेट से कोई भी अपनी डिमांड को क्या करा सकती है, फुलफिल करा सकती है। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सोशल असिस्टेंट और एक तरीके से पॉलिटिकल असिस्टेंस भी लोगों को दे सकती है। क्योंकि जब भी कोई एक इंडिविजुअल अपने हक की मांग करेगा तो कहीं ना कहीं लोग उसे इग्नोर कर देंगे या फिर स्टेट उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एक बहुत ज्यादा लोगों का ग्रुप हो जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट शामिल हो तो उसको स्टेट भी नकार नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं। फिर है आपका आर्टिकल 46, इसमें है एजुकेशन, मतलब टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs and STs एंड वीकर सेक्शन। मतलब आपको पता ही है कि इंडियन सोसाइटीज में एक तरीके से इंडियन सोसाइटी में क्या है,
मेनली SC STs या वीकर सेक्शन को उतना अपलिफ्टमेंट नहीं मिला है, ठीक है, और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा इनजस्टिस भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में गांधी जी का मानना था कि उनको जो है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, उनको एजुकेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए, साथ ही साथ अगर उन पर कोई इनजस्टिस होता है तो उसको भी क्या करना चाहिए, स्टेट को रोकने के लिए कानून लाने चाहिए। ओके, सो दैट इज आर्टिकल 46। फिर है आपका आर्टिकल 47। तो सी दिस इज वन आर्टिकल जो कि आप देखोगे मैंने आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में भी बताया है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, राइट। अब यही आर्टिकल जो है मैं आपको गांधीयन प्रिंसिपल में बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब आपका शराब आ गया, ड्रग्स आ गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके नशे के लिए काम करती है और एक तरीके से एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाती है। सो अगर आप इस चीज का कंजम्पशन बैन करेंगे या फिर उसको रोकेंगे तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ जो होगी वो इम्प्रूव होगी। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसीलिए ये जो है, जो इनका ये पार्ट है प्रोहिबिशन एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ये जो है आपका इसमें भी गांधीयन प्रिंसिपल में भी आता है। एंड देन कम्स आर्टिकल 48। सो इसमें मेनली बोलते हैं कि टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर मिल्चेस, सो दैट कि उनकी जो ब्रीड है वो क्या कर सके, इम्प्रूव हो सके। ओके, तो यहाँ पर जो भी लॉज बनते हैं, इसीलिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि SC STs के लिए जो कानून है या फिर SC STs का जो मेंशन है, उनके अपलिफ्टमेंट किया, उनके जस्टिस का जो मेंशन है वो किस पार्ट में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किया गया है, फंडामेंटल राइट्स में किया गया है, सिर्फ केवल डायरेक्टिव में किया गया है या किसी में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट्स में भी जो है SC STs के रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 15, 16 एक तरीके से क्या करता है, इनको अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये मेनली जो है हमारे जो लिबरलिज्म, एक स्कूल ऑफ थॉट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से वो इंडिविजुअल जो प्रेफरेंस होता है उसको देते हैं, या फिर हर एक चीज को एक तरीके से वो प्रोटेक्ट या फिर प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ये जो लिबरलिज्म या लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी क्या किए गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। सो इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी एक तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि जब हमारा स्टेट जो है एक तरीके से तैयार हो जाएगा कि एक ही लॉ जो है पूरे कंट्री में अप्लाई हो, तो वहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। मतलब एक ही लॉ हो हर एक चीज के लिए, वो एप्लीकेबल हो, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि विच प्रोविजन और विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है आर्टिकल 44। फिर है आपका आर्टिकल 45। ये मेनली जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं, ठीक है, और एजुकेशन की बात करते हैं 6 इयर्स तक। तो इसमें मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 45 है इसमें पहले 14 इयर्स तक था, लेकिन फिर जो है एक अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, इसको 6 इयर्स कर दिया गया और फिर फंडामेंटल राइट्स में 14 इयर्स तक कर दिया गया था। तो दिस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। फिर है आपका आर्टिकल 48, मतलब 48। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, मेनली किसमें, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स में, यानी एक तरीके से लिबरल प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा करते हैं। फिर है आपके आर्टिकल 48A। इसमें क्या बात करते हैं, मेनली जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और प्रोटेक्शन होना चाहिए किसका, एनवायरमेंट का और वाइल्ड लाइफ का। तो आपको पता ही है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो हमारा है वो मेनली क्या है, एक तरीके से डायरेक्टिव्स को क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चीज लाई गई है, ठीक है। फिर हमारा जो और भी हमारी चीजें हैं जिसमें शेड्यूल में डिवाइड किए गए हैं सारे एनिमल्स को, कि किस एनिमल्स को आप क्या करते हो, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, कौन से एंडेंजर्ड हैं, जो रेड लिस्ट निकलती है IUCN की उसके थ्रू। फिर हमारा खुद का शेड्यूल है, तो वो मेनली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए है, और वो जो है आर्टिकल 48A में आते हैं। फिर है आपका आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को, जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया दिल्ली में,
ठीक है। इसी तरीके से जंतर मंतर हुआ, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में मौजूद हैं। साथ ही साथ जो हमारे केव्स हैं जिसमें अजंता पेंटिंग्स हैं, या फिर जो हमारे कहीं ना कहीं स्कल्पचर्स हैं जो हमारे बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल इंपॉर्टेंस मान रखा है। अगर आप उसको जो है हार्म करते हो तो एक तरीके से आप नेशनल यूनिटी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें क्या किया गया है, मेनली बोला गया है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, स्टेट को एक तरीके से डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, और इसके लिए स्टेट क्या कर सकता है, कोई भी पीनल प्रोविजंस ला सकते हैं। इसीलिए वो होता है ना कि हुमायूं टॉम में जाए तो अब आप जाके नाम नहीं लिख सकते हैं, समझ गए होंगे आप। फिर है आपका आर्टिकल 50। तो इसमें मेनली बात करते हैं कि जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि कोई भी बायसनेस ना हो। एंड फिर है आर्टिकल 51, दिस इज द लास्ट, सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं या फिर जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, मतलब डायरेक्ट जो है अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम वॉर के लिए ना चले जाएं। ठीक है, पहले हम हर तरीके से सारे अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि नेगोशिएट करना, ठीक है, बायलैटरल सबमिट्स करना, या फिर जिस पार्टी से भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, ये जो हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए बात करते हैं, ताकि वॉर की तरफ ही तुरंत जो है कोई भी एग्रेशन में आके कोई भी काम ना करे। सो दैट इज आर्टिकल 51। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा तीनों क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब जो कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू जो हमारे आर्टिकल्स ऐड किए गए थे वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए वो देख लेते हैं। सो कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल्स को ऐड किया गया था या फिर कौन से आर्टिकल्स को रिमूव किया गया था, वैसे तो हमने आपको डिस्कस करते हुए कुछ कुछ बताए थे, बट अभी जो हम एक कॉम्प्रहेंसिव वे में देख लेते हैं। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू क्या किया गया था, 4 नए आर्टिकल्स को क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 39 जो कि बात करता है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ओके, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर आर्टिकल 43A, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर है आपका आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड फॉर द पुअर, एंड आर्टिकल 48, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए हैं। और आपको पता ही होगा कि इस एक्ट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए थे, बहुत सारे नए चेंजेस किए थे। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें जो है आर्टिकल 38 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें क्या बात की गई थी कि मेनली जो है इनकम इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करना है, साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज स्टेटस है उनकी इनइक्वालिटीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें आर्टिकल 45 के प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया था, और फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। तो पहले हमने अभी आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि पहले क्या था, 14 ईयर्स तक था, इसमें इनके एजुकेशनल मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर में और एजुकेशन का ख्याल रखना था बच्चों का। अब क्या हो गया है, 6 ईयर्स हो गए हैं, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, और 14 ईयर्स आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स में। फिर है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें जो है नया आर्टिकल जो ऐड किया गया था, दैट वाज आर्टिकल 43B। ये जो हमारे गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उसका पार्ट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और साथ ही साथ एक नया पार्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था इसी आर्टिकल के थ्रू जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। ओके, सो दीज आर योर अमेंडमेंट्स, और इनको याद रखिएगा बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड, ये जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये हर एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जो हमारे स्टार्टिंग के 2 आर्टिकल हैं, दैट इज आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। सो लेट्स डिस्कस दोज आर्टिकल्स एज वेल। सो सी, आर्टिकल 36 जो है वो मेनली डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो जो फंडामेंटल राइट में डेफिनेशन है स्टेट की, सेम डेफिनेशन क्या है, वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी है। ठीक है, तो मेनली क्या था, जो भी आपके लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे,
ऑफ सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट अथॉरिटी जो कि एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रही हो स्टेट का, मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो है स्टेट का भी हिस्सा हो, ठीक है। जैसे ONGC हुआ, LIC हुआ, इस तरीके की जो भी अथॉरिटीज है वो क्या है आपके डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती है। फिर है आपका आर्टिकल 37। सी, तो इसमें ये बोलते हैं कि स्टेट के पास क्या है, दैट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। अभी हमने आपको बताया था कि अगर स्टेट जो है इन राइट्स को नहीं अवेल करा पाते हैं सिटीजन्स को, यानी हमें नहीं दे पाते हैं वो, तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हैं कि इन्होंने हमें राइट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं या वायलेशन है हमारे राइट्स का, तो इनके पास कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 37 एक तरीके से स्टेट पे मॉरल ऑब्लिगेशन वो कर देता है कि किस तरीके से जो है इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तरीके से ये डायरेक्शन देता है किसको, स्टेट को, कि यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई भी स्टेट जो है वो या फिर कोई भी गवर्नमेंट आना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, तो उनको जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, पब्लिक जो है एक तरीके से सिंपथाइज करती है या फिर उसे लगता है कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, तो वो उन्हीं को पावर में लाएंगे। सो दैट इज आर्टिकल 37। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी आप ये चीज तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो राइट्स हैं बहुत ही सही राइट्स हैं जो कि हमें अवेलेबल होने चाहिए थे, लेकिन ये जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, क्यों नहीं इसको फंडामेंटल राइट्स में ही डाल दिया गया, क्यों जो है ये नॉन जस्टिसिएबल पार्ट बनाया गया था। तो इसके मेनली 3 रीजन थे। क्या वो रीजन थे? सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन। आपको पता ही था कि हमारा जो देश है अभी नया नया क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और इन सारे प्रोविजंस को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वास्ट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती, जो कि अभी हमारे पास नहीं था। हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व भी नहीं थे, तो हम किस तरीके से ये सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, वास्ट डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस। तो इसमें मेनली क्या है, इसमें मेनली है कि आपको पता ही है कि हमारे देश में कोई एक जाति एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो अगर आप सपोज आर्टिकल 44 ही लागू करना चाहते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो थोड़ी ना लागू कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो मेजोरिटी वाले लॉ हैं वो माइनॉरिटीज पे अप्लाई किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, मतलब वास्ट डाइवर्सिटी की वजह से भी इसको एक साथ नहीं अप्लाई किया गया। और बैकवर्डनेस, आपको पता ही है कि अभी हमारी कंट्री जो है रेडी नहीं थी कि वो इन सब चीजों को भुलाकर अपने ही प्रोग्रेस के बारे में सोचे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस थी, और कहीं ना कहीं वो अपने जो वैल्यूज है, ठीक है, भले वो चाहे कहीं से भी, कुछ वैल्यूज तो बहुत अच्छे हैं और कुछ वैल्यूज जो है बहुत बैकवर्ड है, जैसे सती प्रथा जैसी वैल्यूज थी या फिर चाइल्ड मैरिज जैसी जो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारी जो दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम जैसी वैल्यूज हैं, तो ये सारी कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी हमारी सोसाइटी उस टाइम पर रेडी नहीं थी कि वो सीधे जो है एक ही बार प्रोग्रेस कर ले। इसीलिए वहां हमारे जो फाउंडेशन, मतलब जो हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, दे डिसाइडेड कि जब हमारी कंट्री इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो सारे ऐसी बैकवर्डनेस को छोड़ने के लिए तैयार है या फिर ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए तैयार है, तब जो है वो स्टेट जो है इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। एंड थर्ड जो है वो था हमारा बर्डन। बर्डन से क्या मतलब है, अभी अभी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, ठीक है, और अभी अभी हम उनपे इतना सारा काम डाल दे कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको वो भी करना है, तो सारे काम कैसे हो पाएंगे। वैसे ही सबसे बड़ा काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, जो कि बना और बहुत अच्छा बना, ठीक है। अब इसके बाद से जो है वो सारे ही प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना। आपको पता ही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ बहुत सारे रायट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं,
पूरे टेरिटरी को अलग शेप दे दिया गया, नए स्टेट्स क्रिएट हुए, बहुत सारे स्टेट जुड़े, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो ऐसे में और ज्यादा बर्डन नहीं डालना था, इससे हमारी कंट्री क्या होती, प्रोग्रेस ही नहीं कर पाती। ओके, सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया। नाउ लेट्स डिस्कस केसेस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट केसेस जिसकी इसमें आए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। सो लेट्स मूव विथ केसेस। तो सबसे पहला जो केस आया था चंपाकम दोराईराजन केस, ये 1951 में आया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि सपोज अगर स्टेट को कुछ डीपीएसपीस के प्रोविजन को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो स्टेट क्या करे, मतलब ऐसे केस में डीपीएसपी प्रिवेल करेगा या फिर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फंडामेंटल राइट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो इसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट लेके आए। सबसे पहला था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये है आपका 9th शेड्यूल। इसमें मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना सकती है जिसमें क्या हो, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर। ये उस टाइम का जजमेंट था कि जुडिशियल रिव्यू से उनको बाहर कर दिया गया। फिर आपका इसी में आया था 4th अमेंडमेंट एक्ट एंड 7th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये मेनली किससे डील करते थे, जो हमारा अबोलिशन ऑफ जमींदारी है या फिर जो लैंडलेस लेबर है उनको कोई भी प्रॉपर्टीज देनी है या फिर उनको लैंड देना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किए थे, ये अमेंडमेंट्स लेकर आए थे, ठीक है। फिर है आपका गोलकनाथ केस 1967। इसमें क्या बोला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, दे आर सैंक्रोसैंक्ट इन नेचर। सैंक्रोसैंक्ट का मतलब होता है दे आर परमानेंट इन नेचर, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि परमानेंट राइट्स को वो क्या कर सके, ले सके या फिर उसको अब्रीज कर सके या फिर उसको वायलेशन कर सके। तो ये आया था आपका गोलकनाथ केस में। फिर उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो ऑब्वियसली वो नाराज हो गई। फिर आए 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस में। और फिर आया 25th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या बोला गया कि आर्टिकल, इसमें नया एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 31C, ठीक है। इसमें बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी 39B और 39C, ठीक है, इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 यानी राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है, तब भी जो है स्टेट क्या मतलब जुडिशरी क्या कर सकती है, वो उनको नहीं हटा सकती है। मतलब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रोविजंस को स्टेट इम्प्लीमेंट कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहे हैं। तो ये 3 आर्टिकल मेनली थे। फिर दूसरा इसका प्रोविजन था 25th अमेंडमेंट एक्ट का कि ये जो भी लॉज बनाए जाएंगे ये जुडिशियल रिव्यू से क्या होंगे, बाहर होंगे, ठीक है। फिर आपका आया केशवानंद भारती केस, ये हमारा लास्ट केस था। और इसमें क्या बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आप किसी भी तरीके से बेसिक फीचर को क्या कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो या फिर ले नहीं सकते हो। साथ ही साथ ये जो है मान गए कि हाँ जो आर्टिकल 31C है वो क्या है, वैलिड है, यानी फंडामेंटल राइट्स के इन 2 प्रोविजंस को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो इट्स ओके। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने एक तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच लिया। सो आई होप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें क्लियर हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक देना है, शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अगर हम कुछ भी डिस्कस करते हैं जैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसका जो भी स्लाइड्स है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे हम डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप उस चैनल को ज्वाइन कर ले और उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, उनका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो थैंक यू so much.